नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। स्वदेश लौट रहे भारतीयों के लिए होटल क्वारंटीन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन की गई। केंद्र ने राज्यों से अतिरिक्त शुल्क लौटाने को कहा। आईसीएमआर ने जांच बढ़ाई। देश में अब तक कुल 624 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच की अनुमति दी। वायुसेना ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के दूसरे स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया। और असम में लगातार वर्षा के कारण नए इलाके जलमग्न, अनेक नदियां खतरे के निशान के ऊपर। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे कोविड-19 महामारी से लड़ाई में देश के संकल्प को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि श्री गांधी झूठ फैलाकर राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की। स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, वर्किंग अगेंस्ट द नेशन ड्यूरिंग क्राइसिस। तीसरा, हंग्री फॉर फॉल्स क्रेडिट। चौथा, से वन थिंग डज समथिंग एल्स। और पांचवा है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने पहले कहा था कि लॉकडाउन कोविड-19 का समाधान नहीं है, लेकिन इसके विपरीत पंजाब और राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया। महाराष्ट्र ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। श्री प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अत्यधिक सक्रिय रहे हैं और वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। श्री प्रसाद ने कहा कि श्री गांधी ने एनडीए सरकार पर झूठा आरोप भी लगाया था कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों में मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई बार स्पष्ट किया है कि मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा। रेल मंत्रालय 85% और राज्य 15% किराए का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के जरिए प्रधानमंत्री ने देश को एकजुट किया और इसका परिणाम ये हुआ कि कोरोना वायरस से अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में कम लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना की कोई दवा नहीं, दुआ है और लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। श्री प्रसाद ने कहा कि श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि आईसीएमआर ने खरीद में गड़बड़ की, इसलिए आईसीएमआर को पहली बार स्पष्ट करना पड़ा कि उसने ऐसी कोई खरीद नहीं की है। श्री गांधी ने राजनीतिक विरोध में ऐसे संगठनों पर झूठे आरोप लगाए। श्री प्रसाद ने कहा कि देश के 11 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है और निजता के मामले में ये पूरी तरह सुरक्षित है। स्वदेश लौट रहे भारतीयों के लिए होटल क्वारंटीन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों से क्वारंटीन अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्ते भर का अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाए। विदेशों से लौट रहे भारतीयों ने 14 दिन के लिए होटल की अग्रिम बुकिंग कर ली थी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ होटल 7 दिन का अग्रिम भुगतान लौटाने से मना कर रहे हैं, उन्हें केवल 7 दिन का शुल्क लेने का निर्देश दिया जाए। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सोमवार तक विभिन्न देशों से 158 उड़ानों से 30,000 से अधिक लोग स्वदेश लौट चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत से 164 उड़ानों से 10,000 से अधिक विदेशी नागरिक वापस गए हैं। उन्होंने बताया कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत मध्य जून तक 49,000 और लोगों को लाया ले जाया जाएगा। म्यांमार में फंसे 45 भारतीयों को लेकर एक विशेष उड़ान गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इनमें 5 लोग झारखंड के थे जो लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। इस उड़ान से आए यात्रियों को गया में होटलों में क्वारंटीन में भेजा गया है। झारखंड के यात्रियों को वाहन से
उनके गृह राज्य भेज दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। भारतीय रेल बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचा रहा है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 45 लाख प्रवासी कामगारों को भेजा गया है। बहुत बड़े स्तर पर ये ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कि हम श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं और इसमें हमने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को अब तक ले जा चुके हैं। ये ट्रेनें सभी राज्यों से, मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, इन सभी राज्यों से चलाई जा रही हैं। 3300 के करीब ये ट्रेन हम चला चुके हैं और करीब 45 लाख पैसेंजर्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा चुके हैं। रेलवे अधिकारी ने बताया कि रेल किरायों में रोगियों और दिव्यांगों को ही रियायत दी जाएगी। अन्य यात्रियों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। सभी कंसेशन जो हमारे मेन कैटेगरी के हैं, वो सभी कंसेशन जैसे कि पेशेंट्स हैं, दिव्यांगजन हैं, इनको छूट मिलेगी। लेकिन इन दो कैटेगरी के अलावा जो लोग हैं, उनको अभी रिजर्वेशन में कोई छूट नहीं है। जैसे सीनियर सिटीजन हो, उनको रिजर्वेशन में छूट नहीं है, लेकिन उनका कोटा निर्धारित है। मतलब ये, अगर कोई सीनियर सिटीजन यात्रा करना चाहते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि बहुत बुजुर्ग लोग ट्रेन में चलें आजकल, तो इस हेतु हम डिस्करेज करने के लिए अभी हमने कंसेशन ओपन नहीं किए हैं। लेकिन अगर आकस्मिकता के आधार पर किसी को चलना पड़ता है तो उसके लिए कोटा जरूर रहेगा कि वो लोअर बर्थ उनको प्राप्त हो जाए। महाराष्ट्र के विभिन्न स्टेशनों से करीब 50 रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जो मजदूरों को लेकर उनके गृह राज्य पहुंचा रही हैं। पश्चिम रेलवे ने 20 जबकि मध्य रेलवे ने मंगलवार रात तक 27 रेलगाड़ियां चलाईं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच चल रहे मनमुटाव के चलते कल देर रात मुंबई शहर के 2 मुख्य रेलवे स्टेशनों के बाहर प्रवासी श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर 10,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को देखा गया, जबकि 15,000 से अधिक मजदूर कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर फंसे हुए थे। पुलिस को देर रात तक श्रमिकों की भीड़ को कम करने में बड़ी मशक्कत उठानी पड़ी। इन श्रमिकों में बूढ़े, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इससे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि रेलवे ने मंगलवार को मुंबई से चलाए जाने के लिए 145 ट्रेनों की व्यवस्था की थी, लेकिन यात्रियों की कमी की वजह से केवल 13 ट्रेनें ही चलाई गई। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने सुबह से ही 145 श्रमिक ट्रेनों की तैयारी कर रखी थी। राज्य में अब तक 500 से अधिक श्रमिक विशेष ट्रेनों के द्वारा लगभग 7.5 लाख प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य पहुंचाया गया है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि सरकार महाराष्ट्र से राज्य में आने वाले लोगों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और सख्त बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया अभी लागू रहेगी। गोवा सरकार ने बताया कि रेलवे और नागर विमानन कार्यालयों से बातचीत के बाद नई मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी, जो केवल महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर लागू होगी। पश्चिम बंगाल में अंतर जनपदीय सरकारी बस सेवाएं आज से शुरू हुई। राज्य परिवहन निगम के सूत्रों ने बताया कि पर्याप्त दूरी रखते हुए प्रत्येक बस में केवल 20 यात्रियों को ले जाया जा रहा है। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। राज्य परिवहन निगम के अंतर्गत चलने वाली बसें आज सवेरे से कोलकाता शहर और इसके आसपास के इलाकों में चल रही हैं। 2 यात्रियों के साथ ऑटो रिक्शा भी चल रहे हैं। इस बीच कोलकाता, बागडोगरा और अंदल हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानों का परिचालन कल से शुरू हो जाएगा। नवीनतम जानकारी के अनुसार राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 211 हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम संवाद में आज रेलवे पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7:10 से प्रसारित होगा। श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञों से यात्री रेलगाड़ियों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। स्टूडियो में 011-2331-4444 पर भी फोन कर सवाल पूछे जा सकते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटे में
कुल 1,16,041 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 32,42,160 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच परिषद सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर जांच सुविधाओं में निरंतर वृद्धि कर रही है। देश में अब तक कुल 624 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। इनमें 435 सरकारी और 189 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष में प्रति 1 लाख की आबादी पर संक्रमण और मृत्यु दर के वैश्विक औसत की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि लॉकडाउन और सरकार के नियंत्रण उपायों के कारण भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर 10.7 लोग संक्रमित हैं, जबकि विश्व में यह संख्या 69.9 है। अधिकारी ने बताया कि विश्व में इस महामारी से मौत का आंकड़ा प्रति 1 लाख की आबादी पर 4.5 है, जबकि भारत में ये 0.3 है। उन्होंने बताया कि भारत में सही समय पर लॉकडाउन लागू करने और संक्रमण रोकने के उपायों के कारण कोविड-19 से मृत्यु दर 2.87% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 41.61% हो गई है, जबकि ये मार्च में 7.1% थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित 64,426 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,935 लोग ठीक हुए। इस दौरान 6,387 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,51,767 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 170 लोगों की मौत हो गई। कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 4,337 तक पहुंच गई है। गुजरात में कल उपचार दर में सुधार हुआ और ये 41.3% पहुंच गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 503 रोगियों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। सबसे अधिक 435 रोगी एक दिन में अहमदाबाद से स्वस्थ हुए हैं। एक रिपोर्ट। राज्य में कल 19 जिलों से कुल 361 नए मामले सामने आए हैं। यह संख्या कल दर्ज किए गए डिस्चार्ज की संख्या से कम है। इसके साथ ही राज्य में कुल सकारात्मक मामलों की संख्या 14,829 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 5 दिनों से भरूच, छोटा उदेपुर, डांग, भावनगर और देवभूमि द्वारका जिलों से कोई ताज़ा मामले सामने नहीं आए हैं। राज्य में कल 27 लोगों ने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद अब तक दर्ज हुई कुल मौतों की संख्या 915 हो गई है। फिलहाल राज्य में विभिन्न अस्पतालों में कुल 6,777 रोगियों का इलाज चल रहा है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली सरकार ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से संक्रमित 792 नए रोगियों का पता लगा है। इसके साथ ही राजधानी में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 15,257 हो गई है। शहर में किसी एक दिन में नए मामलों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि 7,264 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं और स्वस्थ होने वालों की दर 47.61% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 310 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से अब तक 303 लोग जान गंवा चुके हैं। नागालैंड में आज सवेरे कोविड-19 के 5 नए रोगियों का पता चला। इनमें से 4 दीमापुर के और 1 कोहिमा का है। ये पांचों लोग चेन्नई से लौटे थे। अब राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या 9 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 247 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 24 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक 15 मामले हमीरपुर तथा कांगड़ा और शिमला जिलों से 3-3 मामलों की पुष्टि हुई है। 2 मामले चंबा से और 1 ऊना में पाया गया है। संक्रमितों के अधिकांश मामले राज्य के बाहर से आए लोगों के हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय 175 संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 63 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस बीच आज सवेरे नई दिल्ली से एक विशेष रेलगाड़ी फंसे हुए 271 लोगों को लेकर ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची। वापस आए सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटीन के लिए उनके जिलों में राज्य परिवहन की बसों द्वारा भेज दिया गया है। एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना उड़ान के एक यात्री में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। एयर इंडिया के बयान में कहा गया है कि यह यात्री अलायंस एयर के सुरक्षा विभाग में काम कर रहा था। इस यात्री ने टिकट खरीदकर यात्रा की थी। इस उड़ान के सभी यात्रियों को फिलहाल क्वारंटीन में रखा गया है। इस यात्री में कोविड-19 के लक्षण नहीं थे।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। स्वदेश लौट रहे भारतीयों के लिए होटल क्वारंटीन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन की गई। केंद्र ने राज्यों से अतिरिक्त शुल्क लौटाने को कहा। आईसीएमआर ने जांच बढ़ाई। देश में अब तक कुल 624 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच की अनुमति दी। वायुसेना ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के दूसरे स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया और असम में लगातार वर्षा के कारण नए इलाके जलमग्न, अनेक नदियां खतरे के निशान के ऊपर। खाद्य और उपभोक्ता कार्यमंत्री रामविलास पासवान ने आज राज्यों से आग्रह किया कि राशन की दुकानों और खासतौर से क्वारंटीन केंद्रों में वितरित किए जा रहे अनाज की गुणवत्ता पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। खराब गुणवत्ता के अनाज के वितरण की खबरों के मद्देनजर श्री पासवान का ये बयान आया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि केंद्र भारतीय खाद्य निगम के जरिए राज्यों को ऐसा अनाज भेजता है जिसकी गुणवत्ता मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाता। श्री पासवान ने कहा कि आपूर्ति के समय राज्यों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी मौजूद रहते हैं। मध्य प्रदेश में किसान अब रबी की अपनी पूरी फसल एक ही बार में बेच सकेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को ये छूट दी है। इससे उन्हें बार बार फसल बेचने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उनका कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हो सकेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में चल रहे मौजूदा रबी सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के तहत चना, मसूर और सरसों का उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए केंद्र सरकार ने प्रति किसान 25 क्विंटल प्रतिदिन की खरीद की सीमा को हटा दिया है। राज्य के किसान कल्याण और कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इस फैसले से राज्य के किसानों को काफी फायदा होगा और उनके ईंधन के साथ साथ श्रम की भी बचत होगी। इस बीच लॉकडाउन के तहत 2 महीने से अधिक समय के बाद आज से भोपाल के बाजारों में रौनक काफी हद तक लौट आई, क्योंकि जिला प्रशासन ने व्यापारियों की मांग पर आज से सशर्त बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार ने दिन में 11 बजे से शाम 5 बजे तक चरणबद्ध तरीके से दुकानें खोलने की अनुमति दी है, लेकिन शहर में तालाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जिले की सीमाएं भी सील रहेंगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। झारखंड में अब 25 करोड़ रुपए तक की विकास योजनाओं के लिए सरकारी निविदाएं और ठेके सरकार में पंजीकृत स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। कोविड-19 के कारण पैदा आर्थिक संकट की स्थिति में स्थानीय लोगों और कामगारों को रोजगार के अवसर देने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे अन्य जगहों से राज्य में लौट रहे मजदूरों को अपने घर के आसपास ही रोजगार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और अब इसे राज्य मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से लौटे लगभग 15 लाख प्रवासी कामगारों के कौशल स्तर का डेटाबेस तैयार कर लिया है। इससे राज्य सरकार को इन कामगारों को पास के ही किसी जगह पर काम दिलाने में सहयोग मिलेगा। प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी अनुसंधान का राष्ट्रीय संस्थान सीपेट स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की नई पहल करेगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन काम करने वाला यह संस्थान कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए व्यक्तिगत रक्षा उपकरणों का विनिर्माण और प्रमाणन करेगा। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया है कि सीपेट के भुवनेश्वर, चेन्नई और लखनऊ केंद्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यक्तिगत रक्षा उपकरण तथा संबंधित उत्पादों की जांच की सुविधा आरंभ की जाएगी। वक्तव्य में बताया गया है कि सीपेट के मुरथल, जयपुर, मदुरई और लखनऊ केंद्रों में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के रक्षा उपकरण तैयार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर समीर जिलानी लॉकडाउन के दौरान राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रोगियों और उनकी देखभाल करने वाले संबंधियों को भोजन करवाकर नई मिसाल पेश कर रहे हैं। श्री जिलानी इस अस्पताल में पिछले 2 महीने से सैकड़ों रोगियों और उनकी देखभाल करने वाले संबंधियों को तैयार भोजन के पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी इस पहल को मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन में भर्ती लोगों और समाज के अन्य वर्गों ने बहुत सराहा है। पुलिस की अपनी ड्यूटी के साथ साथ श्री जिलानी के प्रयासों से अस्पताल में लोगों को बड़ी राहत मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का प्रसार रोकने के लिए लोगों से हाथ धोने और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने की अपील दोहराई है। मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखने, साबुन और पानी से हाथ धोने या अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के प्रयोग जैसे नियमों का पालन करना चाहिए।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध बन गया है। इससे वायरस के प्रसार का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से बाहर निकलते समय फेस मास्क के प्रयोग पर जोर दिया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वे सही सूचनाओं का प्रसार करें और इस बीमारी के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों को जांच कराने के प्रति जागरूक करें। स्टिग्मा को दूर करने की जरूरत है क्योंकि इसकी वजह से लोगों की शीघ्र मदद में देरी हो सकती है, जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि वे 2 गज की दूरी का पालन करें। साथ ही उन्हें अपने हाथ, नाक और मुंह को भी छूने से बचना चाहिए। लोगों को तंबाकू सेवन का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो उसे हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करना चाहिए। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड-19 संक्रमण संक्रमित लोगों के संपर्क का पता लगाने और स्व आकलन का मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु ऐप अब ओपन सोर्स हो गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कल नई दिल्ली में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पारदर्शिता, गोपनीयता और सुरक्षा आरोग्य सेतु ऐप का प्रमुख सिद्धांत है। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है। केवल 41 दिन में ही इसका उपयोग करने वालों की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। आरोग्य सेतु, India's COVID-19 contact tracing, syndromic mapping and self-assessment mobile application is now open source. Transparency, privacy and security have been the core design principles of Arogya Setu since its inception, and opening the source code up to the developer community signifies Government of India's continuing commitment to these principles. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय कार्यक्रम में कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या कोई भी मलेरिया रोधी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. इसी श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी सुश्री जसिंता गुंज्याल ने सुरक्षित दूरी की आवश्यकता पर जोर दिया। Social distancing is a non-pharmaceutical infection prevention and control intervention to break the chain of infection. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। जाने माने फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कोरोना वायरस के चलते मेरी आप सबसे अपील है कि अपने तथा दूसरों के बचाव के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखें। जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक ट्रेन से गैर जरूरी यात्राएं ना करें। रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर जहां अधिक भीड़ होती है वहां इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी अधिक होता है। इसलिए अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए इन स्थानों पर जाने से बचे तथा अपने ट्रेन यात्राओं को पोस्टपोन कर दे। आप जहां भी हैं वहीं रहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वायुसेना ने आज हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के साथ अपने नए स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स का शुभारंभ किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कोयम्बटूर के निकट सुलूर वायुसेना अड्डे में इसकी शुरुआत की। फ्लाइंग बुलेट्स आधुनिक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान LCA तेजस के साथ संचालित होने वाली वायुसेना की दूसरी स्क्वाड्रन के रूप में काम करेगी। तेजस के साथ संचालित पहली स्क्वाड्रन का नाम नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स है, जिसका मुख्यालय भी सुलूर वायुसेना अड्डा ही है। असम में तटबंध और सड़कें टूटने के कारण कई नए क्षेत्र पानी में डूब गए हैं। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं।
राज्य में 2 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ग्वालपाड़ा जिले में राहत और बचाव कार्य में तैनात की गई हैं। 9,000 से अधिक लोगों को ग्वालपाड़ा और तिनसुकिया जिलों के राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। 1,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ से फसल नष्ट हो गई है। चट्टाने खिसकने के कारण लुमडिंग बदरपुर डिवीजन में कुछ देर तक रेलगाड़ियों का आवागमन प्रभावित हुआ, लेकिन राहत कार्य के बाद रेल सेवा फिर शुरू हो गई है। और अब नजर डालते हैं आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी में आज भी भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में भी आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, हालांकि बिजली कड़कने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था जबकि अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहेगा। शहर में आकाश आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को कहीं कहीं बादल घिर सकते हैं। गिलगित में तापमान 13 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच और आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। बांग्लादेश में तेज आंधी और बारिश से आज सवेरे राजधानी ढाका और अन्य हिस्से प्रभावित हुए। कई स्थानों पर कल रात से तेज हवाएं और बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार ढाका में 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही आंधी और तेज होकर हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय में 83 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 63 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज के आगे के मौसम के बारे में विभाग का पूर्वानुमान है कि ढाका और आसपास के क्षेत्रों में बारिश और गरज के साथ आंधी चलेगी। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि राजशाही, रंगपुर, मेमनसिंह और शिलहर डिवीजन में वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मीडिया की खबरों में बताया गया है कि तूफान और बारिश से जुड़ी घटनाओं में जौहरहाट जिले में कल रात 4 लोगों की मौत हो गई। इलाके में बड़ी संख्या में मकान भी नष्ट हो गए। चक्रवात अम्फन ने पिछले बुधवार से बांग्लादेश के तटवर्ती जिलों में कहर ढाया हुआ है। इसके असर से सड़कों, तटबंधों और खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियां दूर करने का प्रयास करते हैं। गृह मंत्रालय ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज कर दिया है कि उसने सभी राज्यों को स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि समूचे देश में शिक्षा संस्थानों को खोलने पर रोक जारी है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा सकेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राज्य सरकार को इसकी अनुमति दे दी है। इस थेरेपी में कोरोना से स्वस्थ हो चुके व्यक्ति के रक्त से लिया गया प्लाज्मा कोरोना के गंभीर रोगी को दिया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। वर्ष 1964 में 27 मई को उनका निधन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। स्वदेश लौट रहे भारतीयों के लिए होटल क्वारंटीन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन की गई। केंद्र ने राज्यों से अतिरिक्त शुल्क लौटाने को कहा। आईसीएमआर ने जांच बढ़ाई। देश में अब तक कुल 624 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच की अनुमति दी। वायुसेना ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के दूसरे स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया। और असम में लगातार वर्षा के कारण नए इलाके जलमग्न, अनेक नदियां खतरे के निशान के ऊपर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।